दुर्ग चल रहा था और दुर्गों में अपन बात करते हैं। आज अपना जालौर का दुर्ग बचा हुआ है और जालौर के संबंधित मतलब दो दुर्ग हैं। एक दुर्ग तो जालौर में है और दूसरा दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में है। पहले बाड़मेर में था, नए जिले बने हैं तो अब दुर्ग किस में आ गया? बालोतरा में आ गया है। सिवाना दुर्ग पहले बालोतरा बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन नए जिले बनने के बाद में किस में आ गया है? बालोतरा जिले में आ चुका है। सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। जिस प्रकार से रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है भाई? जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग को क्या कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। उसी प्रकार से सिवाना जो दुर्ग है उसको क्या कहेंगे? जालौर दुर्ग की कुंजी। जालौर दुर्ग का नाम क्या है? सुवर्णगिरी। अच्छा वर्ण। एक अपन ने पढ़ा था स्वर्णगिरी जैसलमेर का दुर्ग, एक है आज अपने पास में सुवर्ण। देखना सुवर्ण गिरी। अब गिरी है इसका मतलब तो भाई पहाड़ी पर ही होगा। जिस दुर्ग के पीछे गिरी लगा हुआ है इसका मतलब वो दुर्ग क्या है? पहाड़ी दुर्ग है। इसका विशेष ध्यान रखना। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो कौन सी पहाड़ी पर है? पहाड़ी है ही नहीं सर, पठार पे है। कौन सा पठार है? मैसा का पठार है ना। और मैसा का पठार अगर ये भी पूछा हुआ है मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ना। कहाँ से कहाँ तक है मैसा का पठार? भाई अणिमुंडे क्यों काम नहीं चले देखो, ठीक है ना। फैक्ट पता होना चाहिए। अपन चित्तौड़ जिले में रह रहे हैं, अपने को ये बात भी पता नहीं। यहाँ से बिजूलिया तक जो पठार पड़ता है वो सारा का सारा मैसा का पठार कहलाता है। हाँ, चित्तौड़ से बिजूलिया तक का जो पठार है वो पठार मैसा का पठार कहलाता है। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। अगली बात करते भाई सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो दुर्ग कहाँ पर है? जालौर में है। कहाँ पर है? जालौर जिले में है। इस जालौर जिले के लिए कहा जाता है कि ये दुर्ग है मतलब किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सूकड़ी नदी के किनारे। किस नदी के? सूकड़ी नदी के किनारे। अपने राजस्थान के इतिहासकार जो हैं, इतिहासकार बताते हैं इस दुर्ग के बारे में कि ये जो दुर्ग है इस दुर्ग को नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कालांतर में जाकर ये दुर्ग किसके पास चला गया था? परमार शासकों के बीच में। कहाँ पर? परमार शासक। और परमार शासकों में भी सबसे गिना चुना जो शासक आते हैं वो आते हैं कान्हड़ देव प्रबंध। कौन आते हैं? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव जो थे उनके पुत्र थे वीरम देव और कान्हड़ देव के दो सेनापति थे देवड़ा करके। उन दोनों ने इस किले के ऊपर मतलब आक्रमण करवाया था। ठीक है ना। आक्रमण करवाने का कारण था उनके पास में, जबकि वो दोनों वीर पुरुष थे। कारण ये था, उसको भी अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले निर्माण और सामान्य परिचय को देख लो। निर्माण नागभट्ट प्रथम द्वारा। जीर्णोद्धार किसने करवाया इसका? अगर जीर्णोद्धार की बात करेंगे तो परमार शासक, परमार शासकों द्वारा। इसके लिए कहा जाता है इस दुर्ग के लिए कि यहां पर धारावर्ष के शासकों का राज भी रहा। किसका रहा था? धारावर्ष के शासकों का राज भी यहां पर अपने को देखने को मिलता है। अगर बात करें इस दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है, इसके जो मतलब उपनाम की बात करें तो उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसको कहते हैं सोनलगढ़, सोहनगढ़, कनकाचल, कंचनगिरी। ये सारे मतलब दुर्ग है वो उपनाम इसी के हैं। उपनाम एक तो है सोहनगढ़, एक है सोनलगढ़, तीसरा है कनकाचल, कंचनगिरी। चार नाम इसके उपनाम मिलते हैं इस दुर्ग के। और इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि यह दुर्ग कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है भाई? कनकाचल।
चल पड़ा है, कनकाचल पहाड़ी पर। तो इसके साथ में लिख देंगे कनकाचल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कनकाचल पर्वत भी कहते हैं। पहाड़ी कह दो, पर्वत कह दो, उतारो इसको जल्दी से। उतार लिया क्या? ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतिहास बहुत बड़ा रहा हुआ है इस किले का। इस किले के लिए मतलब बहुत सारी लोकोक्तियाँ भी चलती हैं। एक लोकोक्ति इस किले के लिए ये भी चलती है कि रई का भाव रात से गया। ये कहावत है ना, अपने लोकोक्ति है, कहावत है, मुहावरों में पूछा जाता है, रई का भाव रात ही गया है। गांव में कहावत चलती नहीं चलती, रई के भाव रात से गए। रई के भाव रात से गए कैसे? क्या है इसका फैक्ट, क्या है, कहावत क्यों बनी है? रातें रई का भाव भगवान प्रभादी रई का भाव नहीं है। अर्थ तो ये है, मतलब रात को तो रई के भाव बहुत थे लेकिन सुबह नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ था? देखते हैं, अभी एक इतिहास का फैक्ट आता है उसके अनुसार। छाप लिया, जय सिंह छाप लिया। अब देखो, जैसे मान लेते हैं ये दुर्ग है। दुर्ग कौन सा है? जालौर का। सबसे पहली बात तो इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का क्या नाम है सर? तो प्रवेश द्वार का सूरजपोल नाम है। क्या नाम है? सूरजपोल, ठीक है ना। एक इस दुर्ग के अंतर्गत आगे चलकर एक पोल और आती है, जिस पोल का नाम ध्रुव पोल है। क्या नाम है? ध्रुव पोल। और एक आगे पोल आती है जिसका नाम है दहिया पोल। क्या है? दहिया पोल। ये दहिया पोल, दहिया आदमी था ना, दहिया बीका, इस व्यक्ति ने ही मतलब यहाँ के कानड़ देव परमार को हराया था। कानड़ देव, सॉरी परमार नहीं, चौहान, कानड़ देव चौहान को हराया था। हराने का कारण क्या था? कारण यह था कि इस दहिया बीका को बोला था अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं तेरे को इस किले को सौंप दूंगा वापस, केवल मेरे को ये किला जीतने दे, मैं तेरे को ये किला वापस सौंप दूंगा। और यहाँ वाले पागल ही थे थोड़े कि किले के राजा बन जाएंगे अपन तो। और दहिया बीका ने क्या किया? इस किले में सेंध लगा दी। मतलब ऐसा कहा जाता था कि इतिहास में जालौर दुर्ग आज दिन तक कभी भी कोई द्वार से अंदर नहीं घुस पाया है, इतना मजबूत किला है। अभेद्य दुर्ग कहलाता था। लेकिन वो राय की कहावत बनी थी इस दुर्ग के लिए, वो इस यहीं से बनती है। और राय की कहावत ऐसे बनती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है तो पूरा दुर्ग है जो मतलब एक परकोटे से बंद है, चारों तरफ से कंप्लीट बंद है। अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि यार इसके अंदर घुसेंगे कैसे? तो दहिया बीका को मतलब ये लालच दिया जाता है कि तू कुछ भी करके और इस किले में हमें फतेह करवा दे, हम इस किले को तेरे को क्या करेंगे, दान में दे देंगे, तेरे को यहाँ का शासक बना देंगे। दहिया बीका ने कहा कि देखो सर, मैं आपको बता तो सकता हूँ लेकिन ये तो मैंने भी नहीं देखा कि इस किले में जाएंगे कहाँ से। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि इस किले की एक तरफ की दीवार है जो कच्ची है। क्या है? कच्ची दीवार है। और कच्ची दीवार को तोड़ के अपन अंदर जा सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं पड़ रहा कि दीवार कच्ची कहाँ से है। तो दहिया बीका ने कहा कि सर, राई जो होती राई, उस राई को अगर आज शाम को डालेंगे तो सुबह उग जाती है,
और जहाँ पर कच्ची मिट्टी होगी वहाँ पर रई पड़ेगी तो वो रई क्या होगी, उग जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाउंसमेंट करवाया कि भाई जिसके पास भी रई हो तो रई हम खरीद रहे हैं, है ना। और बैठे थे, देवी सिंह जैसा बैठा था, उसने कहा अपने यहाँ पर पड़ी 2 क्विंटल रई ले जाओ, लेकिन 20,000 रुपये क्विंटल का भाव है। उसने कहा 20 देंगे, क्या दिक्कत है। 40,000 रुपये दे दिए देवी सिंह को और ले ली रई। थोड़ी और कम पड़ी, फिर और दूसरे के पास में गए, उसने कहा भाई मेरे 40,000 रुपये क्विंटल दूंगा मैं तो। अब लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि भाई रई बहुत महंगी बिक रही है, आज रई बेचो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वो रई को लेके और किले के चारों तरफ छंटवा दी उस रई को, और पानी छंटवा दिया। अब सुबह उठ के देखा तो उस किले के वहाँ पर जो जहाँ पर कच्ची दीवार थी वहाँ पर रई उग के बाहर निकल गई। और ये पता पड़ गया, देखो पत्थर में तो उगेगी नहीं, जहाँ पर मिट्टी होगी वहीं पर उगेगी। तो जहाँ जहाँ पर मिट्टी का दीवार थी वहाँ पर रई उग गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस दीवार को तोड़ के उसके अंदर घुस गए। अब सुबह उठ के वापस वो रई देख रहे थे, उस समय एक भोला टाला मेरे जैसा था, वो एक ट्रैक्टर भर के रई लेके आया और कहा साहब अपने पास 50 क्विंटल रई है और 20,000 रुपये क्विंटल में देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई रई के भाव तो रात से ही चले गए, ठीक है ना। तो ये इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि रई का भाव रात ही गया, है नहीं। तो इस दुर्ग के लिए कहा जाता है, जालौर दुर्ग के लिए कहावत चलती है। और दहिया बीका ने ये काम करवाया था, और ये काम करवाने के पीछे का भी कारण था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पहले इसके दर्शनीय स्थलों के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके ऐतिहासिक पक्ष को अलग से देखते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर देखो नागभट्ट प्रथम ने, सबसे पहली बात तो नागभट्ट प्रथम ने जालौर को प्रथम राजधानी बनाया। यह प्रश्न आया हुआ है, राजधानी बनाया, पूछा जाता है कि जालौर को प्रथम राजधानी किसने बनाया, तो नागभट्ट प्रथम ने बनाया। लेकिन कालांतर में क्या होता है, नागभट्ट प्रथम से यह किला छीन लेता है कौन, कीर्तिपाल छीनकर चौहान शासकों की स्थापना करता है, चौहान वंश की स्थापना। अब समय आता है भाई 1298 का, कब का आता है समय, 1298 का है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो थे कुलामुद्दीन और 1-2 सेनापति और थे, उल्गू खा। तो इन सेनापति गुजरात जा रहे थे और गुजरात से कुछ चीज़ें लूट के लाए थे, और उन लूटी हुई चीज़ों को वापस लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में किसने रोका, इस जालौर दुर्ग के 2 वीर पुरुष थे, जिनका नाम, एक का नाम था जेतान, एक का नाम था देवड़ा। इन दोनों ने उनको बीच में रोका और रोककर लूट लिया, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को लूट लिया। हिंदुस्तान का बादशाह बन के बैठा है जबरदस्ती, इतना खराब व्यक्ति, उसके सेनापति को लूट लिया। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, तभी तो 1305 में यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया था अलाउद्दीन खिलजी। और जब यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है, इस किले के ऊपर अधिकार कर लेता है, तो इस किले का नाम भी परिवर्तन कर देता है। और ऐसा कहा जाता है, इतिहास में मिलता है कि जालौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है, तो जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर मिलता है। क्या मिलता है, जबालीपुर। तो इसको भी आप लोग साइड में लिख लेना कहीं पर भी, जालौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है, जबालीपुर, है ना। इस किले के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, दो तीन बावड़ियां बनी हुई हैं, जल स्रोत बहुत अच्छे हैं इसमें। एक है जिसका नाम है जालर बावड़ी, अपने यहाँ पर कहावत देखनी है, जालर बावड़ी है, बापड़ी कहें अपने जालर बावड़ी, बचाना जालर बावड़ी। एक और बावड़ी जिसका नाम है सोहन बावड़ी, एक और कुंड बना हुआ है जिसका नाम है जबाली कुंड। इस दुर्ग के अंतर्गत एक मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद का नाम है अलाउद्दीन की मस्जिद।
ये अलाउद्दीन की मस्जिद है, राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद है, राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी कहलाती है? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, जालौर में बनी हुई है, जालौर दुर्ग के अंतर्गत। ठीक है, इसको नोट करो भाई। और भी बहुत सारे महल माड़िया तो बहुत बने हुए, लेकिन यहाँ पर राजा मानसिंह का जो महल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि राजा मानसिंह का महल है, उसमें कलात्मक चीजें लिखी हुई है। राजा मानसिंह का महल, चामुंडा माता मंदिर भी है यहाँ पर। एक यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जैन मंदिर। यहाँ पर स्वर्णगिरी जैन मंदिर भी है, स्थित है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बादल महल भी है। बादल महल। एक यहाँ पर परमार कीर्ति स्तंभ भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? परमार कीर्ति स्तंभ। परमार कीर्ति स्तंभ, परमार कीर्ति स्तंभ। ठीक है ना। यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ है, वहाँ पर परमार कीर्ति स्तंभ है। ठीक है ना। राजस्थान में विजय स्तंभ कितनी जगह पर है भाई? हाँ, विजय स्तंभ कितनी जगह पर है? कीर्ति स्तंभ की बात कर रहे हैं, विजय स्तंभ कितनी जगह पर है राजस्थान में? देखो, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ही विजय स्तंभ, एक बयाना के दुर्ग में। कहाँ पर? बयाना भरतपुर, वहाँ पर है। एक मंडोर जोधपुर में है। ठीक है ना। एक आहुआ पाली में है। हाँ, बयाना का युद्ध महाराणा सांगा लड़े थे। ठीक है ना, 1527 में जीते थे। उसके बाद वापिस से जो क्या हुआ था, सेकंड युद्ध लड़े थे 1527 में ही, खानवा का। उसमें हार गए थे। हारने का कारण था तोप खाने का प्रयोग कर दिया था उसने। अब यहाँ पर मान लो कोई एक तो कोई लकड़ी लेके जा रहा है लड़ने के लिए और सामने वाला बंदूक लेके आ रहा है, तो लकड़ी वाले को तो मरना ही पड़ेगा ना भाई। पहले बात ही नहीं थी, चुगली कर ली उसने। तो लड़ाइयाँ पहले ऐसे मतलब बहुत भारी लड़ाइयाँ होती थी, वो मतलब सैद्धांतिक लड़ाइयाँ होती थी कि भाई घुस के वार नहीं करोगे। आज हर किसी के ऊपर मान लो आक्रमण करना हो, कोई करता है तो वो छुप के करता है वार। पहले ऐसे नहीं करते थे। पहले मतलब सामने से आना है, जो होना है, जो वहाँ पर मैदान में होगा। उतार लिया भाई ये हैं रवि सिंह। इसके बाद में देखो ऐतिहासिक पक्ष देखें तो जालौर में मतलब एक ही शाखा हुआ था। ठीक है ना। और एक ही शाखा भयंकर हुआ था। कानड़दे जो था, कानड़दे चौहान का शासन आता है 1305 से 1311 तक का। कब का आता है? 1305 से 1311 तक। और 1311 में यहाँ पर शाखा होता है। कानड़दे चौहान।
1305 से 1311। इसके पुत्र जो था, पुत्र का नाम था वीरमदेव, ठीक है। और इसके समय में आक्रमण होता है। आक्रमण कब होता है? 1311 में। किसका होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करता है? आक्रमण करने का कारण था, इसके पुत्र था और अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था फिरोजा, ठीक है ना? क्या नाम था भाई? फिरोजा। बात तब की है जब जालौर ने समझौता किया था और एक संधि हुई थी, उसके तहत मतलब वीरमदेव को उपस्थित होना था। कहाँ पर? दिल्ली के दरबार में। वीरमदेव जब दिल्ली के दरबार में पहुंचता है तो उस समय मतलब अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। और वीरमदेव ऐसा आदमी था जो मतलब उसके शरीर के ऊपर एक भी बाल नहीं था। सिर के ऊपर बहुत अच्छे बाल थे, बाकी पूरे शरीर के ऊपर कहीं पर भी बाल नहीं था। और इतना गोरा आदमी था, बहुत अच्छा। और हाइट देखो तो बहुत लंबी। अब दिल्ली जाके पहुंचा ये राज दरबार में तो सारी की सारी दासियाँ, महल के लोग, सब लोग कहने लगे कि राजकुमार बहुत सुंदर है, गणो रूढ़ो रूपाड़ो। हाँ बात, ठीक है। अब ये बात धीरे धीरे पता किसको पड़ी? फिरोजा को पड़ी। फिरोजा ने कहा यार पूरी दिल्ली तारीफ कर रही है तो मैं भी देखूं। जितने में मतलब वीरमदेव और ये अलाउद्दीन खिलजी दोनों बातें कर रहे थे तो वीरमदेव को मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी में सब जगह पर, मतलब पूरे शरीर पे बाल थे बड़े बड़े। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था वीरमदेव को कि यार तू जब ये बाल बट रहे थे ना ऊपर, उस समय तू कहाँ गया था? तो तू कहाँ छुट्टी पे रह गया? तेरे शरीर में बाल ही नहीं है। हंसी उड़ाई थी वीरमदेव की। वीरमदेव ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी आप जब क्या है कि बालों की दुकान पे थे ना, उस समय मैं क्या बुद्धि की दुकान पर रुक गया था। तो मेरे पास में बुद्धि ज़्यादा है और बाल कम है, और आपके पास में बुद्धि कम है, बाल ज़्यादा है। एकदम से ये बात मतलब अलाउद्दीन खिलजी को चुभ गई कि जवाब भी बहुत तकड़े वाला देता है राजकुमार। और ये बात धीरे धीरे पहुंची किसके पास में? फिरोज शाह के पास में। और फिरोज शाह को मतलब ये फिरोजा को बोला कि तेरे पापा को भी मतलब इतने तीखे जवाब दिए इसने कि तेरे पापा की भी बोलती बंद हो गई। बोला यार अब तो मिलना पड़ेगा। मिली फिरोजा, और फिरोजा ने देखते ही मतलब खत्म, मामला ही खत्म, ठीक है। अब फिरोजा ने कहा कि नहीं, मेरे को तो इंस्टाग्राम आईडी दो, पासवर्ड भी दो, मेरे को तो स्कैन व्हाट्सएप नंबर भी दो, इसके मोबाइल नंबर भी दो। मैं तो जाके किसके पास गई? अलाउद्दीन खिलजी के पास में गई और बोली पापा मैं तो पैन छोड़ू पैन दो, बाकी बनो ही मर जाऊंगा आने नहीं पर नहीं। तो अब समस्या खड़ी हो गई। हिंदुस्तान का बादशाह लेकिन बेटी के आगे झुक गया। उसने वीरमदेव से आग्रह किया कि देख मेरे भाई, मेरी लाद बचा ले, बाकी मेरी लड़की है जो मेरा जीना हराम कर देगी। मतलब वीरमदेव ने उस समय वहां तो मतलब हाँ कर दी कि हाँ चलो ठीक है देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमारा कोई प्रोग्राम है तो मैं जालौर जा रहा हूँ वापस, और मैं एक बार जालौर जाके वापस आ जाता हूँ, फिर उसके बाद में देखेंगे। फिर वीरमदेव ने यहाँ से एक लेटर लिखा और कहा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी नहीं, ठीक है। और उसमें एक दोहा लिखा था वीरमदेव ने, और वीरमदेव ने कहा था कि मामो लाजे भाटिया न कुड़ लाजे चौहान, जो मैं परणु तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। और वीरमदेव की ये कहावत बहुत फेमस है। उसने कहा था कि मतलब मामो लाजे भाटिया, अगर मेरा जो मामा जो पक्ष है मामे का, वो पक्ष कौन सा? भाटी राजवंश। और कुड़ लाजे चौहान, मेरा जो कुल है वो चौहान है, और अगर मैं इस तुर्कनी से अगर शादी करता हूँ तो मैं इससे शादी तभी करूँगा जब सूर्य भगवान है जो कहाँ से निकलेंगे? पश्चिम से, ठीक है। तो पश्चिम उगे भान, ऐसी कहावत उसने कही थी और लिख के भेजा था कि मतलब सूर्य निकलना छोड़ सकता है लेकिन वीरमदेव का फैसला बदलेगा नहीं। अब ये गुस्सा आया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और भी की छोरी बेटे रोवे राड करे मैं तो जाऊँ। तो उस तरीके में मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किसके ऊपर? जालौर के ऊपर। और जालौर के ऊपर आक्रमण किया था तो ऐसा कहा जाता है कि जब हार दिखती, मतलब सामने हार दिख रही थी, तो कानड़देव चौहान जो थे उन्होंने कहा था कि भाई मरना है एक ही बार,
और मैं मरूंगा तो मतलब मेरे हाथ से ही मर जाता हूँ, मैं फोगट में इन तुर्कनियों का हाथे क्यों मरूंगा। तो तुर्क का शासक था वो, इसलिए तुर्कनी तुर्कनी कहते थे उसको। तो कानड़दे ने मतलब अपनी खुद की मतलब जान एक कटार घोंप के दे दी थी वहाँ पर। जो महादेव जी का मंदिर था भोलेनाथ का, वहाँ पर मतलब शहीद हो गए थे। और आगे चलकर वीरम देव भी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो वीरम देव के लिए मतलब फिरोजा ने कहा था कि हो सके तब तक इसको क्या करना, जिंदा लाना, मारना मत, मारोगे तुम्हारे जीजा जी है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन युद्ध में कोई बचे। तो उस समय मतलब फिर बोला कि अगर मान लो नहीं बचेगा, ऐसी कोई परिस्थिति हो गई, नहीं बचेगा तो क्या होगा। तो अगर नहीं बचे तो वीरम देव की क्या करना, गर्दन काट के लाना, पूरा मत लाना कोई नहीं, लेकिन उसका चेहरा मैं एक बार देख लूं और फिर मैं उसके साथ में शादी करूंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का कुमालुद्दीन जो था, शासक था, मतलब सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। तो वो फिर बाद में उसकी गर्दन काट के ले जाता है कहाँ पर, दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद में फिरोजा ने क्या किया था, यमुना में उसको शीश को अपने हाथ में लेके यमुना में कूद के जान दे दी थी, ठीक है ना। वो भी शहीद हो गई थी वहाँ पर। अब लोग भाग कहते हैं मतलब पिक्चर बन रही है, वो सैयारा आ गई है, ये आ गई है उनके ऊपर पिक्चर बनने से अच्छी प्रेम कहानी देखो इसकी, फिरोजा और वीरम देगी हैं भाई। अपने केवल जाति को और अपने कुल को लाज नहीं पहुंचे, उस चक्कर में इस आदमी ने युद्ध कर लिया और पूरा राज्य, पूरा साम्राज्य खत्म कर लिया। इसके ऊपर पिक्चर बननी चाहिए। लोग बाग पिक्चर बना रहे सैयारा पर हैं, टाइगर फोर, हाँ वो कौन सी आ रही, बागी फोर हैं, हाँ वो बहुत सारी आ रही। तो इस प्रकार से युद्ध हुआ था। और आगे की बात थी तब उस समय मतलब इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति आता है और सेनापति का नाम क्या था, कुमालुद्दीन। आक्रमण हुआ था, इनकी रानियों ने यहाँ पर जौहर भी किया था। एक और छोटा सा फैक्ट यहाँ पर मतलब कि इस पूरे प्रकरण में मतलब आक्रमण करने का ये भी कारण था कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के पहले से ही खटक तो ये इसलिए भी रहा था क्योंकि 1298 में, कब 1298 में गुजरात जाति अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा था। किसने, जेता व देवड़ा ने, और रास्ता भी नहीं दिया था। और ये बात किसको पता पड़ी थी, ये पूरा फैक्ट अलग रखना भाई, इस शाखे में मत डाल देना आप लोग, इसको अलग रखना। एक तो ये बात थी कि मतलब, लेकिन फिर भी ये बात तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी भूल गया था कि चलो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी बेटी अगर मान लो वहाँ जा रही है तो फिर बाद में आक्रमण नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन वीरम देव ने तो पूरा खेल ही चेंज कर दिया। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब यहाँ पर आक्रमण किया था और ये किला जीत लिया था तो इसका नाम क्या रखा था, जलालाबाद। जलालाबाद नाम रखा। एक तो ये हो गया, जलालाबाद नाम रखा। वह कानड़देव चौहान के भाई मालदेव मुछड़ा को किला सौंपा। वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी सौंपा। ये 1303 में जो आक्रमण करके गया था ना यहाँ पर, अपने यहाँ पर, तो उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी वापस किसको सौंप दिया था, मालदेव मुछड़ा को सौंप दिया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने साथ दिया था। और इस साके का कारण जो था, मेन मुख्य कारण था
दहिया बीका, दहिया बीका की हानि कह सकते हैं, या फिर बाद में मतलब क्या कह देंगे उसको, दोगलापंथी की थी दहिया बीका ने। दहिया बीका का अलाउद्दीन के साथ होना, इसीलिए तो राई के भाव रात को चले गए थे। दहिया बीका नहीं तो छंटवाई थी ये राई, बाकी तो क्या ही कर लेता वो। और देखो ये मोहनोद नैणसी की जो ख्यात है, उस मोहनोद नैणसी की ख्यात में वीरमदेव और फिरोजा की जो कहानी है उसका वर्णन मिलता है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। एक चीज और लिख लो यहां पर, वीरमदेव फिरोजा का वर्णन कहां पर मिलता है, मोहनोद नैणसी ख्यात में। इन दोनों का वर्णन इस बुक में मिलता है। एक वर्णन मिलता है भैया कानड़ दे प्रबंध, वीरमदेव, सोनगरारी बाता, ये पद्मनाभ द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या मिलता है, ये जालोर का जो साके का वर्णन मिलता है ना, जालोर युद्ध का वर्णन, वो इसी में मिलता है। एक तो है कानड़ दे प्रबंध, वीरमदेव, सोनगरारी बाता, ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी थी, पद्मनाभ नाभ द्वारा लिखित पुस्तकें हैं ये। और इस कानड़ दे प्रबंध में जालोर युद्ध का वर्णन, जालोर युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है, तो कानड़ दे प्रबंध में मिलता है, ठीक है ना।